हेलो गाइस, मैं योगेश देवरिया कॉन्फिडेंस वाला के इस खूबसूरत से चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ आता है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं थ्योरम 6.1 से आज की क्लास। थ्योरम 6 चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट होता है अपना। ठीक है, आज से पहले वाली क्लासेस में अपन ने थ्योरम के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, पर हमने ट्राइंगल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। हमें पहले 9th क्लास में जितना ट्राइंगल्स और उसकी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में जितना पढ़ लेना चाहिए था, बेसिक अपन ने सारा पढ़ लिया है। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? थ्योरम्स। ठीक है, आपको इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरम्स है वो वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए, उनको प्रूफ करना आना चाहिए और साथ ही आपको समझ आना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जो 6.1 इसकी थ्योरम है वो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है। इसको अपन क्या कहते हैं? जनरली इसको कहा जाता है बीपीटी। बीपीटी का मतलब क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बहुत अच्छे खासे चांस है कि ये नाम के साथ आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए, लाइक व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड प्रूव इट। इसीलिए आपको इसकी स्टेटमेंट और इसका पूरा प्रूफ अच्छे से याद और समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले अपन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती क्या है वो समझ लेते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, समझने के बाद स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो बेहतर समझ आएगी। देखो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें क्या बताती है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें बताती है, अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, मान लो ए बी सी, हमारे पास कोई ट्राइंगल है, उसमें हम क्या करते हैं? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल के अंदर किसी भी एक साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करता हूं डी ई, वो लाइन ट्राइंगल की अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करेगी। माना उसने ट्राइंगल की ए बी साइड को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया और ए सी को कहां इंटरसेक्ट किया? ई पर इंटरसेक्ट किया। तो इस केस में जब ये लाइन डी इस बी सी के पैरेलल होगी, तो ये लाइन इन दोनों साइड को एक इक्वल रेशियोस में क्या करेगी? डिवाइड करेगी। क्या करेगी? डिवाइड करेगी। इतनी बात समझ आई? इसका मतलब है इफ DE is parallel to BC, then AD upon DB is equals to AE upon EC। इतनी बात क्या सबको समझ आ रही है? अब अपन पढ़ते हैं स्टेटमेंट जो बुक में दी गई है। बुक में स्टेटमेंट लिखी गई है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड in distinct points, the other two sides are divided in the same ratios, क्या स्टेटमेंट समझ आई? थ्योरम क्या कहती है ये बात समझ आई? हमें प्रूफ क्या करना है ये समझ आई? प्रूफ हमें इतना करना है, अगर ये दो लाइनें पैरेलल है, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, हमें ये नीचे वाला रेशियो इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लें। इसका प्रूफ देख लें। अच्छा, प्रूफ करने से पहले हमें थोड़ा सा ना कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन। इस ट्रायंगल में अपन क्या करते हैं? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो कंस्ट्रक्शन हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले ये लाइन इस ट्रायंगल को क्या कर दी? दो हिस्सों में बांट दी, एक ही नीचे वाला हिस्सा, एक ऊपर वाला ट्रायंगल। ठीक है, हम नीचे वाले में क्या करेंगे? BE को ज्वाइन कर देंगे और BC को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे? हम AE पर क्या बनाएंगे? एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। किस तरह से? कि वो D को भी ज्वाइन करे। ठीक है ना, इस तरह से यहां क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, एक परपेंडिकुलर और बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, N। ठीक है, ये हमारा क्या है? कंस्ट्रक्शन। ये क्या है हमारा? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? ड्रॉ, या सबसे पहले हमने क्या करा? जॉइन DC एंड BE। सबसे पहले हमने DC और BE को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। और हमने क्या करा? हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ड्रॉ EN
परपेंडिकुलर ऑन AD and DM perpendicular on EN DM perpendicular on AE। ये दो परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉ करे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन इसके प्रूफ पर। क्या ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला सबको पता है? हाँ। क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये अपने सबको पता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, अब इस ट्राइंगल में मैं लेता हूं इन ट्राइंगल ADE, ठीक है ना। एक बार जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ना ADE, इसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसका हम लिखते हैं क्या? एरिया ऑफ ADE, ठीक है ना। किसी भी ट्राइंगल के एरिया को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बात हमने क्लास 9th में सीख ली थी, ठीक है। एरिया ऑफ DE क्या होगा? हाफ इंटू बेस में अगर AD ले लेता हूं मैं, ये वाला, ये जो इसकी साइड है इसको क्या मान लेता हूं? बेस। तो हाइट क्या होगी? बेस पे परपेंडिकुलर जो होता है वो हाइट होती है। इस बेस पे परपेंडिकुलर क्या है? NE है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? NE। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट। एरिया ऑफ ADE, ठीक है ना। अब मैं AD को बेस ना मान के AE को बेस मान लूं, इस वाली साइड को बेस मान लूं, तो मैंने AE को बेस मान लिया। किसको मान लिया? AE को बेस माना। अगर मैंने AE को बेस माना है तो हाइट मेरे पास क्या होगी? हाइट क्या होगी? MD। ये मेरी इक्वेशन क्या होगी? सेकंड, ठीक है। मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE के दो फॉर्मूले लिख लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं ना नीचे वाले पार्ट में आ जाता हूँ। किसमें आ जाता हूँ? नीचे वाले पार्ट में आ जाता हूँ। नीचे वाले पार्ट में मैं लेता हूँ ट्राइंगल DEB, ठीक है ना। ये जो ट्राइंगल है DEB, ये वाला ट्राइंगल DEB, ठीक है। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? सोचो, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले मैं हाफ लिख दूं, उसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा? बेस लिखना पड़ेगा। इस ट्राइंगल का मैं बेस क्या लूं? DB बेस मान लूं। अच्छा, अगर मैं DB बेस मानता हूं तो मेरे पास हाइट क्या आती है? NE हाइट आएगी। NE हाइट क्यों आएगी? इस ट्राइंगल का हाइट ये क्यों? क्योंकि अगर इस बेस में थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं तो इस बेस पर ही परपेंडिकुलर बन रहा है। इसके बेस को अगर मैं A तक एक्सटेंड कर देता हूं तो इस पे परपेंडिकुलर क्या बन रहा है? NE बन रहा है। और ये NE का है इसी ट्राइंगल के अपोजिट, बेस के अपोजिट वाले एंगल पर, अपोजिट वाले पॉइंट पर मिल रहा है जाके, ठीक है। तो इसका इस ट्राइंगल की हाइट क्या हो जाएगी? NE। ट्राइंगल की हाइट क्या हो जाएगी? NE। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब इन ट्राइंगल DEC, इन ट्राइंगल DEC, ये वाला, अब मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल लेने से क्या होगा? इसका एरिया लिख दूं, इस ट्राइंगल का एरिया लिख दूं, क्या होगा? हाफ इंटू बेस क्या होगा? अब बेस में EC मान लेता हूं, और अगर मैं EC बेस मानूंगा तो क्या DM इसका हाइट होगा? क्या DM इसकी हाइट हो जाएगी क्या? क्यों? क्योंकि बेस को जैसे मैंने एक्सटेंड किया तो उसी बेस पर DM भी परपेंडिकुलर बन रहा है, DM भी परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। इसको क्या मैं मान लूं? इक्वेशन फोर्थ मान लूं क्या? ठीक है। अब मैं क्या करता हूं? मैं पहली इक्वेशन को तीसरी इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूं और सेकंड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन डिवाइड कर देता हूं। मैं क्या करता हूं? फर्स्ट डिवाइडेड बाय थर्ड, तो मेरे पास क्या आता है? एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ, थर्ड इक्वेशन में अपने किसका एरिया निकाला है? DEB का। किसका निकाला है? DEB को।
ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू AD इंटू NE। इक्वेशन थर्ड क्या है, हाफ इंटू DB अपॉन DB इंटू NE। ये है ठीक है, हाफ इंटू DB इंटू NE। इस हाफ से ये हाफ कट जाएगा, NE से NE कट जाएगा, मेरे पास क्या आएगा, AD अपॉन DB। यही आएगा क्या, एरिया ऑफ ABE अपॉन एरिया ऑफ DEB। ठीक है ना, इसको मैं फिफ्थ इक्वेशन मान लूं। क्या इसको मैं फिफ्थ इक्वेशन मान लूं, ठीक है। अब देखो, फिर मुझे क्या करना है, सेकंड डिवाइडेड बाय 4, सेकंड डिवाइडेड बाय 4 करना है। सेकंड डिवाइडेड बाय 4 करने पे क्या होगा, सेकंड इक्वेशन पे किस ट्रायंगल का एरिया निकाला है मैंने, ADE का निकाला है। तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ 4 में क्या है, DEC, एरिया ऑफ DEC। अब देखो सेकंड इक्वेशन में अपन ने क्या किया था, बेस और हाइट अलग मान ली थी ना, तो फॉर्मूला चेंज था। अब बेस मैंने क्या माना था, AE, और उसके लिए हाइट क्या है मेरे पास, MD अपॉन इसमें क्या है, हाफ इंटू EC इंटू DM, है ना। तो ये DM और MD एक ही चीज है, हाफ और हाफ एक ही चीज है क्या। तो मेरे पास इसका एरिया क्या बचेगा, AE अपॉन EC। मेरे पास इसका एरिया क्या बचेगा, AE अपॉन EC। एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC। क्या ये AE अपॉन EC बच रहा है क्या, और ये इक्वेशन क्या मान लूं मैं, 6 मान लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 में देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है। डिनोमिनेटर में कौन से दो ट्रायंगल है मेरे पास, DEC, और इधर कौन सा है, सॉरी DEB और DEC, DEB और DEC, DEB और DEC। क्या इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, अगर मैं DE इनका बेस मानता हूं, इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है। और क्या दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं, ट्रायंगल DEB और ट्रायंगल DEC आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ये प्रॉपर्टी, ये थ्योरम हमने क्लास 9 में पढ़ी थी। अगर दो ट्रायंगल्स का बेस सेम होता है, वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनती है, तो उनका एरिया सेम होता है। तो एरिया ऑफ DEB एंड एरिया ऑफ DEC क्या होगा, बराबर होगा। यहां लिखना है सिंस ट्रायंगल DEC and triangle DEB are on same base, and between same parallel lines। अगर ऐसा है तो क्या होता है, एरिया ऑफ DEC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEB, और इसको मैं 7 मान लूं, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 में लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है। तो दोनों इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है क्या, अगर उनका लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम ही होगा ना, सेम ही होगा ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 5th 6th एंड 7th मैं क्या बोल सकता हूं कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्या यही हमें बात प्रूव करनी थी क्या, क्या यही हमें प्रूव करनी थी क्या। थ्योरम यही कह रही थी कि अगर मैं
DE एक लाइन BC के पैरेलल बनाता हूं तो वो इन जिन दो लाइन पर इंटरसेक्ट कर रही है उनको सेम रेशियोज में डिवाइड कर देगी, यही कह रही थी ना थ्योरम। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या मान लिया, DE को पैरेलल बना दिया और उसकी हेल्प से मैंने क्या इन दोनों साइड्स का रेशियो क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। क्या यही कह रही थी इक्वेशन? हाँ ठीक है, समझ आई?